शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली की खबर के साथ, जहां आतंकी तोवर राणा को दिल्ली लाया गया। स्पेशल विमान से तोवर राणा को दिल्ली लाया गया। आतंकी तोवर राणा को दिल्ली लाया गया। आतंकी तोवर राणा को एनआईए ने कस्टडी में लिया। एनआईए हेडक्वार्टर में ले जाया जाएगा तोवर राणा को एनआईए ने पालम एयरपोर्ट लेकर पहुंची। अमेरिका से तोवर राणा का हुआ प्रत्यार्पण। आतंकी तोवर राणा को एनआईए ने कस्टडी में लिया। एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया गया तोवर राणा को एनआईए पालम एयरपोर्ट लेकर पहुंची। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे प्रधान संपादक दुर्गेश चौहान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दुर्गेश सर, अगर बात करें हम तो एक बड़ी जीत है, क्योंकि 26/11 का मुख्य आरोपी राणा को अमेरिका से प्रत्यार्पण कर भारत लाया गया। फिलहाल उससे एनआईए ने अपनी कस्टडी में ले लिया और हेडक्वार्टर की ओर ले गई है। पर विशाल तोवर राणा को लेकर एक अलग तरीके की भारत की चिंताएं थी और इसको इस रूप में भी देखा जाना चाहिए था कि भारत और अमेरिका के रिश्तों के का जो तासीर है उसको भी इस प्रत्यर्पण से मापा जा सकता है या मापने की तैयारी है। और इसमें सबसे बड़ी बात महत्वपूर्ण कि इसके तमाम जो कूटनीतिक राजनीतिक घटनाक्रम इसमें जुड़े हुए हैं। मुंबई कांड का यह मुख्य आरोपी है और जो मुंबई कांड के बाद जो पूरा इसने प्लान किया था, हेडली का जो पूरा मसला था, हेडली और इसके बीच बड़े गंभीर संबंध रहे हैं। और ये जो मुंबई कांड से ठीक 2 दिन पहले ये भारत छोड़कर चला गया था, तो बहुत मोस्ट वांटेड था, भारत के लिए मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। और एनआईए ने इसे अपने अभी पालम एयरपोर्ट में कस्टडी में ले लिया है, पूछताछ की जाएगी। बहुत तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में अमेरिका में तोवर राणा और उसके पैरोकार ने बहुत सारी कोशिश की कि इसका भारत प्रत्यर्पण ना हो। तो अगर और अंततः भारत सरकार ये प्रत्यर्पण कराने में कामयाब रही है। ये बड़ी कामयाबी भारत सरकार की है और भारत के लिए तोवर राणा के मायने क्या है, न्यायिक दिशा में एक बड़ा कदम है। 26/11 मुंबई हमलों के जख्म अभी भी ताजा हैं और राणा का प्रत्यर्पण भारत को इस हमले में पीछे की पूरी साजिश बेनकाब करने का मौका देगा। और जहां तक डेविड कोलमैन की बात है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पूरा जो टूल के रूप में डेविड कोलमैन हेडली ने पूरा चीजों को मैनेज किया था। और अब वास्तव में जो राणा का प्रत्यर्पण वो भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है। हेडली से जुड़ाव राणा का रहा है, हेडली का करीबी है। हेडली पहले ही कह चुका है कि उसने पाकिस्तान के आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा के निर्देश पर राणा से मदद ली थी और पूरी तरीके से ये मसला है। और एक और अगर तोवर राणा का भारत प्रत्यर्पण एक और मामले में बहुत महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान की भूमिका को एक्सपोज करने का मौका भी मिलेगा। राणा से पूछताछ में आईएसआई की भूमिका और पाकिस्तान सरकार की मिली भगत के सबूत भी एनआईए को मिल सकते हैं। इससे भारत की न्यायिक प्रतिष्ठा वैश्विक तौर पर भी एक और मजबूत होगी और न्यायिक साख को भी मजबूत करता है कि एक अमेरिकी अदालत ने सबूतों के आधार पर, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये बिंदु दर्शकों के लिए बड़ा जानना महत्वपूर्ण है कि भारत की न्यायिक प्रतिष्ठा और बड़ी है कि सबूतों के आधार पर अमेरिका की एक अदालत ने राणा को भारत के हवाले करने को मंजूरी दी है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब अमेरिका की भूमिका की बात अगर करते हैं तो अमेरिका ने अपने यहाँ राणा को सजा देने के बावजूद भारत के साथ सहयोग का संकेत दिया है राणा के प्रत्यर्पण को कराकर। यह भारत अमेरिका रणनीतिक संबंधों की मजबूती को दर्शाता है, जैसा कि मैंने अभी अपने दर्शकों को ये जानकारी दी। हालांकि राणा के प्रत्यर्पण में समय लगना, कई सालों तक ये कानूनी प्रक्रिया चली, यह दिखाता है कि अमेरिका मानवाधिकार और कानून के शासन के सिद्धांतों से पीछे नहीं हटता। यानी कि वहां पर सारी चीजें मानवाधिकारों और जो कानून के विभिन्न पहलुओं को पूरी तरीके से टेस्ट करके, परीक्षण करके ही कोई फैसला लिया जाता है। और तोवर राणा का प्रत्यर्पण भी इन्हीं सब कसौटियों पर कसकर किया जा रहा है, मतलब हो गया है। और अगर भारत की आंतरिक राजनीति के दृष्टिकोण से इसको देखें तो सरकार के लिए क्रेडिट लेने का बड़ा मौका है कि ये मुंबई कांड अपने आप में देश दुनिया हिल गई थी और
तब के विपक्ष जो आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष में है, तत्कालीन सरकार को कटघरे में खड़ा किया था, लचर व्यवस्था जो को लेकर कटघरे में खड़ा किया था। अब वही लोग जो विपक्ष में थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो सरकार में है, तो उनके लिए विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए क्रेडिट लेने का, ये खास तौर पर उनको क्रेडिट इस बात का मिलेगा, इसका पॉलिटिकल लाभ भी होगा। इसे भारतीय जनता पार्टी अपनी कूटनीतिक जीत, सरकार अपनी कूटनीतिक जीत बताकर भारतीय जनता पार्टी को लाभ इससे मिल सकता है, यह दर्शाते हुए मोदी सरकार ये राणा का प्रत्यर्पण, ये इस बात को लेकर भी प्रचारित किया जाएगा और है भी कि मोदी सरकार आतंकवादियों को नहीं छोड़ती। और ये लगातार विपक्ष इस बात को लेकर सरकार पर तंज कसता रहा है कि 26/11 के तहूर राणा का क्या हुआ, तो सरकार के लिए महत्वपूर्ण यह है और विपक्ष भी इसमें क्रेडिट ले रहा है। विपक्ष का दावा है कि अगर वो दबाव नहीं बनाता तो शायद राणा नहीं आता। अगर राणा को लाकर उसके जरिए पाकिस्तान के साथ साजिश के ठोस सबूत नहीं आते हैं, तो दूसरा पहलू यह भी है कि विपक्ष सरकार के नियत और क्षमता पर भी बाद में सवाल उठा सकता है। तो राणा से पूछताछ बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी। विशाल सर, अगर देखें हम जिस तरीके से भारत ने जो 5 बड़े कदम उठाए, 2011 में लगभग एनआईए ने राणा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और 8 साल बाद यानी 4 दिसंबर 2019 को पहली बार डिप्लोमेटिक चैनल से राणा का प्रत्यर्पण की मांग की। 10 जून 2020 को अस्थायी पर गिरफ्तारी की मांग की गई। 21 पर आधिकारिक तौर पर भारत तरफ से ये कहा गया कि हमें प्रत्यर्पण करके राणा को दीजिए। 2024 में एक बार ये अर्जी खारिज भी हो गई थी, लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से रिश्ते अच्छे होना शुरू हुए, अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो भारत ने सबूत पेश किए 2024 में, उसके आधार पे उनकी भूमिका, राणा की जो भूमिका थी इस पूरे आतंकी हमले में, उसको पाया गया और उसी के आधार पर अमेरिका की कोर्ट ने उन्हें यहाँ पर प्रत्यर्पण की मंजूरी दी। तो लगभग 14 साल की मेहनत भारत की तरफ से की गई कि नहीं, एक आतंकवादी है जो जहाँ का कुख्यात आतंकवादी मोस्ट वांटेड, उसको भारत लाने के लिए। हाँ, मुझे ये कहने में कतई गुरेज नहीं है कि इसमें जो प्रयास हैं वो लगातार होते रहे और इसको भारत ने छोड़ा नहीं। भले ही वो बीच बीच में स्लो डाउन होते रहे, फिर पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष और सरकार में नोकझोंक होती रही, लेकिन इसका फायदा हुआ कि जब जब विपक्ष ने इस मुद्दे को सामने रखा है तो सरकार को उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है या यूं कहें मजबूर किया है। तो ये बहुत बड़ी सफलता है भारत की। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अब राणा के जरिए भारत पाकिस्तान पर दबाव बना सकता है कि वह 26/11 के बाकी आरोपियों के खिलाफ भी अपने यहाँ कार्रवाई करे या किसी तरीके से उनको जो आरोप उन पर है उस पर मुकदमा चलाकर उन पर एक्शन ले। पाकिस्तान पर फाइनेंशियली एक्शन टास्क फोर्स जैसी संस्थाओं में फिर से शिकंजा कर सकता है। अब इसको लेकर बहुत सारी चुनौतियां और शंकाएं भी हैं। एक बड़ा सवाल है कि क्या राणा भारत सरकार आकर सच्चाई उगल देगा, क्योंकि इतना सरल तो है नहीं। और राणा जैसा मास्टरमाइंड व्यक्ति जो मुंबई जैसा हमला करवा सकता है या उसका मास्टरमाइंड है 26/11 का जो आतंकी हमला था मुंबई में, तो क्या वो बहुत आसानी से उसका प्रत्यर्पण होने के बाद वो एनआईए को बता देगा कि हाँ जी मैंने ऐसा ऐसा किया था, फला जी ढिका जी इसमें थे? ये बहुत बड़ा सवाल है। या फिर वह चुप्पी साधेगा और मामला खिंचता रहेगा, इसकी भी आशंका है। एक और बड़ा सवाल है कि क्या उसे निष्पक्ष मुकदमा चलेगा, या सवाल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उठ सकते हैं। पाकिस्तान की आतंकवाद पर कार्रवाई की नीति बदलेगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है और इसमें मुझे नहीं बहुत उम्मीद दिख सकती, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को प्रमोट करता रहेगा। लेकिन राणा के प्रत्यर्पण के बाद पाकिस्तान पर मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से जरूर दबाव पड़ेगा। विशाल सर, अभी एक जगह पूछा गया पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं शफाकत अली खान, उन्होंने कहा कि देखिए वो लगभग 2 दशकों से अपनी पाकिस्तानी जो दस्तावेज है उनको रिन्यू नहीं कराया था। वो पूरी तरीके से कनाडा के नागरिक हो चुके थे। अब तो उनसे पाकिस्तान ने दूरी बना ली जब उनको पता चला कि प्रत्यर्पण हो गया है भारत में। अब भारत लगातार प्रेशर बनाएगा, क्योंकि चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट हो या कहीं से भी, अगर वहाँ का पाकिस्तान का नागरिक है, भारत में किसी संदिग्ध गतिविधि में या किसी भी देश गतिविधि में अगर वो शामिल है, तो कहीं ना कहीं कार्रवाई होने की मांग अब और तेज बढ़ जाती है पाकिस्तान के ऊपर। क्योंकि अब लेकिन ये सब पता लगते ही वहाँ का विदेश मंत्रालय, वहाँ का प्रवक्ता बयान जारी कर रहा है कि 20 सालों से उन्होंने अपने दस्तावेज रिन्यू नहीं कराए हैं। क्या सिर्फ इससे मात्र साबित हो जाएगा कि वो पाकिस्तान की टच में नहीं है? कल पाकिस्तान इस तरीके के झूठ फरेबी बयान देता रहा है
और ऐसे बहुत सारे ऐसे मौके हैं जब ये साबित हो गया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, लश्कर तैयबा और वहाँ जो लाल मस्जिद है लाहौर की, वहाँ जहाँ से आतंकवादी नेटवर्क चलता है, पूरा हक्कानी नेटवर्क चलता है, तो वो पूरा एक तरीके से काबिज है। और पाकिस्तान में अगर देखें तो इमरान खान की गिरफ्तारी, उनको जेल में डालना, उनकी पार्टी की वो की जो मान्यता रद्द कर देना, वो इमरान खान ने भी आईएसआई के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो आईएसआई और आतंकवादी संगठन ये मिलकर भारत के खिलाफ लगातार साजिश रच रहे हैं। तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि नहीं जी पाकिस्तान स्वीकार कर लेगा कि हाँ तहरीर राणा से जो मोस्ट वांटेड भारत का आतंकवादी है, भारत के लिए आतंकवादी मोस्ट वांटेड है, कि वो पाकिस्तान में, हाँ जी पाकिस्तान से बड़े उसके संबंध हैं और वो पाकिस्तान ये स्वीकार कर लेगा? क्या जाहिर सी बात है कि वो अपना फेस सेविंग करेगा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। लेकिन अब महत्वपूर्ण भूमिका जो है भारत की एजेंसियों की है कि वो क्या निकलवा पाते हैं और वो कितना ऑथेंटिक होता है, जिससे भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को उन सबूतों के आधार पर घेर सके। ये जो मुंबई का हमला था 26/11 का, सैकड़ों जाने गई थी, आज भी हम सब बतौर पत्रकार हम सब ने उसको देखा और आज भी हमको ऐसा लगता है, रूह कांप जाती है वो दृश्य जब हम मन में उस दृश्य की कल्पना भर कर लेते हैं। तो वास्तव में बड़ी चुनौती है कि राणा से उगलवा के वो चीजें सामने लाई जाएं। मुझे उम्मीद है कि भारत की जो एजेंसियां हैं वो बहुत कॉम्पिटेंट हैं और वो अपना काम बखूबी कर रही हैं। विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए आप